हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल यानी कि सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग हमारे लास्ट पार्ट 3 वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड है, तो मैं आप लोगों के लिए 10 सितंबर को अप्रैल टू सितंबर यानी कि लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो लेके आऊंगी। और ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए 10 सितंबर को लेके आऊंगी, अप्रैल टू सितंबर लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, PM Modi inaugurated a special commemorative coin of what value to mark the birth anniversary of ISKCON founder on September 1st, 2021। यानी कि पीएम मोदी ने 1 सितंबर 2021 को इस्कॉन के संस्थापक की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य के एक विशेष स्मारक सिक्के का उद्घाटन किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस मूल्य के किया है? 125 रुपये के। ठीक है, 125 रुपये के एक विशेष स्मारक सिक्के का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? 1 सितंबर 2021 को। Prime Minister Narendra Modi virtually unveiled a special commemorative coin of ₹125 to mark the 125th birth anniversary of ISKCON founder श्रीला भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपादा। ठीक है, इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर, जो ISKCON के फाउंडर हैं, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जो है उसका अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। Next, in July 1966, Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness, commonly known as the Hare Krishna Movement। इस कौन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यानी कि ये जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो कब की थी? इंपॉर्टेंट है, 1966 जुलाई में। द स्पिरिचुअल लीडर वाज बोर्न एज ए अभय चरण डे ऑन द September 1896 in Calcutta and later come to be known by the Honorary AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada। बात करें ISKCON फाउंडेड की, तो ISKCON फाउंडेड इन 13 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क यूएस में। एंड ISKCON हेडक्वार्टर कहां पे है? मायापुर, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these countries have been inducted as the new member country of the New Development Bank set up by BRICS nation? तो ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य देश के रूप में इनमें से किस देश को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स कंट्रीज, जो ब्रिक्स नेशन है वो कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो द शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, Uruguay and Bangladesh as its new member countries in 2020. The NDB Board of Governors initiated the negotiation to expand its membership. तो जो शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है। और 2020 में एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए बातचीत शुरू की थी। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये ब्रिक्स नेशंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज अ रिजल्ट UAE, उरुग्वे एंड बांग्लादेश हैव बीन एडमिटेड एज द फर्स्ट न्यू मेंबर कंट्रीज ऑफ द एनडीबी। तो संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी के पहले नए सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया है। एनडीबी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स के जो मैंने बताए थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका countries in 2015. The bank supports public or private projects through loan guarantees, equity,
पार्टिसिपेशन एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में की गई थी और बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी, भागीदार, अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजना का समर्थन करता है एनडीबी। तो एनडीबी की बात कर लेते हैं। एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्राडो ट्रोजायो, जो उसके है प्रेसिडेंट है, और फाउंडर है ब्रिक्स कंट्रीज, और फाउंडेड इन 15 जुलाई 2015। ये इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एनडीबी। तो एनडीबी की जो स्थापना की गई थी वो 2015 में की गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि फाउंडेड इन 15 जुलाई 2014। तो ये डिफरेंस है कि जो ट्रीटी साइन हुई थी वो हुई थी जुलाई 2014 में, और ट्रीटी इन फोर्स इन जुलाई 2015। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो 15 जुलाई 2014 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रीटी क्या बोलते हैं हिंदी में? ट्रीटी साइन, इसको बोलते हैं संधि। जो संधि साइन की गई थी वो की गई थी 2014 में, और उसको लागू कब किया गया था? उसको लागू किया गया था जुलाई 2015 में, ट्रीटी इन फोर्स। ठीक है, ट्रीटी इन फोर्स इन जुलाई 2015। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इस वाले पॉइंट पे कि एनडीबी वाज जो established by the BRICS countries in 2015, that's mean it's in force, treaty in force in 2015 and treaty signed in 15 जुलाई 2014। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इकोनॉमी ग्रू बाय डैश ड्यूरिंग द अप्रैल-जून quarter of this financial year as against a 24.4 contraction seen during the same period last year। तो इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में डैश की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 24.4% संकुचन देखा गया था। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में भारत की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अप्रैल से जून तिमाही के दौरान कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20.1% की वृद्धि हुई है। तो इंडिया इकोनॉमी ग्रू बाय 20.1% ड्यूरिंग द अप्रैल-जून क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एज अगेंस्ट 24.4 कंट्रैक्शन सीन ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी? 20.1 की वृद्धि हुई है, और जबकि पिछले वर्ष इस अवधि में 24.4% संकुचन देखा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द मैसिव ग्रोथ सीन इन द फर्स्ट क्वार्टर हैज मीडिया इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब। तो पहले तिमाही में देखा गया कि भारी वृद्धि ने भारत को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। In the previous quarter, India's economy had grown by 1.6%. For the full financial year 2020-21, India's GDP contracted by 7.3%. तो पिछली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% बढ़ी थी, और पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में 7.3% की कमी आई है। तो याद रखिएगा, पूरे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में 7.3% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इट्स पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस भारत स्वाइप। तो भारत पे ने अपना पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय भारत स्वाइप शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत पे ने अपना पॉइंट ऑफ सेल जो व्यवसाय है वो जो शुरू किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है भारत स्वाइप। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस बैंक के साथ किया है, और क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि उस पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय का क्या नाम है, बिजनेस का क्या नाम है, उसका नाम है भारत स्वाइप। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। तो एक्सिस बैंक हैज पार्टनर्ड विद भारत पे फॉर द पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस ऑफ भारत पे नेम्ड भारत स्वाइप।
तो एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत स्वाइप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए साझेदारी की है। साझेदारी किस बैंक के साथ की है? एक्सिस बैंक के साथ। और जो भारत पे के साथ जो भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय है उसका क्या नाम है बिजनेस का? उसका नाम है भारत स्वाइप। बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993 इन अहमदाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, किसी भी बैंक के एमडी सीईओ हेडक्वार्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following Middle East city established a specialized court to combat money laundering? तो निम्नलिखित में से किस मध्य पूर्व शहर ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने की है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई इज द राइट आंसर। Dubai courts announced the establishment of a specialized court focused on combating money laundering within the Court of First Instance and Court of Appeal। तो दुबई कोर्ट्स ने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की घोषणा की है। तो ये याद रखिएगा किसने की है? ये दुबई कोर्ट्स ने की है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और कोर्ट ऑफ अपील के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की घोषणा की है दुबई कोर्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कोर्ट टाइज इनटू अ स्ट्रिंग एंड इनिशिएटिव एम्ड एट रिड्यूसिंग फाइनेंशियल क्राइम एंड फॉलोज द रीसेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिस एट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटिंग द फाइनेंशिंग ऑफ टेररिज्म। तो यह अदालत वित्तीय अपराधों को कम करने के उद्देश्य से कई पहलों से जुड़ी है और हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना का अनुसरण भी करती है। दिस मूव विल इनेबल आवर स्टेक होल्डर टू रेज देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल AML-CFT strategy at national action plan and achieve its goal through an empowered and sustainable system। यानी कि ये कदम हमारे जो हितधारक हैं राष्ट्रीय AML-CFT रणनीति और राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने और एक सशक्त और टिकाऊ प्रणाली के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी दक्षता को बढ़ाने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was the revenue collection from goods and service tax in August 2021? तो अगस्त 2021 में माल और सेवा कर GST से कितना राजस्व एकत्र किया गया था, ये पूछा गया है। तो GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ₹1.12 लाख करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो GST revenue remained above ₹1 trillion marks for the second straight month in August at over 1.12 trillion, 30% higher than the collection of the year ago period। तो अगस्त में लगातार दूसरे महीने GST रेवेन्यू 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है, जो 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक था और एक साल पहले ही की अवधि में संग्रह की तुलना से 30% ही अधिक है। एक साल पहले के कंपेयर में देखा जाए तो अभी कितना है? ₹1.12 लाख करोड़। और मैंने आप लोग को यहाँ पे लिस्ट दी है प्रीवियस मंथ की GST कलेक्शन की। आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके ये लिस्ट देख सकते हैं। जनवरी से जुलाई तक की लिस्ट है GST कलेक्शन प्रीवियस मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the projected GDP growth forecast for India as per Morgan Stanley in financial year 2022? तो यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए अनुमानित GDP विकास पूर्वानुमान क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर साथ में मेंशन है, सही है। ऑप्शन 10.5 is the right answer। तो America based investment bank Morgan Stanley has maintained the GDP growth forecast of India at 10.5% for the financial year 2022। तो जो अमेरिका में स्थित इन्वेस्टमेंट बैंक है मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर
22 के लिए भारत के जीडीपी की वृद्धि दर 10.5% पर बनाए रखने की उम्मीद बनाए रखा है या बनाए रखने की उम्मीद जताई है। किसने? मॉर्गन स्टैनली ने, जो अमेरिका बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये टाइम पे चेंज होते रहते हैं, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है तो रिसेंटली आप यही पढ़ के जाइए, यही देख के जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू मूव इनटू पॉजिटिव टेरिटरी ऑन अ 2-year CAGR बेसिस फ्रॉम QE सितंबर। तो सितंबर तिमाही में 2 साल के CAGR के आधार पर जीडीपी वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। बात करें मॉर्गन स्टैनली की, तो सीईओ है जेम्स पी गॉर्मन, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, फाउंडेड इन 1931 न्यूयॉर्क यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Name the Indian dairy company which has achieved the feat of being ranked in Rabobank 2021 Global Top 20 Dairy Companies of the World List। तो उस भारतीय डेयरी कंपनी का नाम बताइए जिसने रबोबैंक की 2021 ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की विश्व की सूची में स्थान पाने की उपलब्धि हासिल की है। तो उस भारतीय डेयरी कंपनी का क्या नाम है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? GCMMF। तो GCMMF अगर ऑप्शन में होगा तो ये भी सही आंसर होगा, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन का। तो GCMMF इज द राइट आंसर। तो अमूल जो है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हैज ड्रॉप 2 places to rank 18th in Rabobank 2021 Global Top 20 Dairy Companies List। तो अमूल जो है वो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ रबोबैंक की 2021 की वैश्विक सीड्स 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। और लास्ट ईयर ये कौन से स्थान पे था? लास्ट ईयर ये 16वें स्थान पे था और इस बार ये 18वें स्थान पर आ गया है 2021 में, और 2020 में अमूल था 16वें स्थान पर। Amul was placed in 16th spot in 2020. Amul has achieved an annual turnover of $5.3 billion। तो 2020 में जो अमूल मैंने आपको बताया 16वें स्थान पर रखा गया था और अमूल ने $5.3 बिलियन का सालाना कारोबार हासिल किया है। फ्रेंच बेस्ड डेयरी कंपनी लैक्टेल्स हैज टॉप द लिस्ट एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ $23.0 बिलियन US डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। इट हैज अनसीटेड स्विट्जरलैंड बेस्ड ग्लोबल बेहेमथ नेस्ले विच डोमिनेटेड द लिस्ट फॉर डिकेड्स। तो यहाँ पे जो बात हो रही है नेस्ले की, तो स्विट्जरलैंड स्थित वैश्विक दिग्गज नेस्ले ने अपदस्थ कर दिया है, जो दशकों की सूची में सबसे ऊपर रहता था नेस्ले। इस बार नेस्ले से ऊपर कौन सी कंपनी चली गई है? फ्रेंच बेस्ड डेयरी कंपनी लैक्टेल्स। तो फ्रांस स्थित जो डेयरी कंपनी लैक्टेल्स जो है 23.0 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी के रूप में इसे सूची में सबसे ऊपर रखा गया है और नेस्ले जो है वो अभी से नीचे है। Rabobank Global Dairy Top 20 report is released annually to rank the dairy industry upon their sales data and financial statement। तो रबोबैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योग को उनकी बिक्री डेटा और वित्तीय विवरणों पर रैंक किया जा सके। तो याद रखिएगा इंडिया से इसमें कौन सी कंपनी है? इंडिया से इसमें है अमूल और कौन से नंबर पे है? 18वें नंबर पे है। और टॉप में कौन सी है? टॉप में है लैक्टालिस जो फ्रांस बेस्ड डेयरी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपन्ड अ फ्लोटिंग एटीएम ऑन ए हाउस बोट एट डैश। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाउस बोट पर डैश एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। कहां पर खोला है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो खोला है डल लेक में। डल लेक जो है वो सही आंसर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज ओपन्ड अ फ्लोटिंग एटीएम ऑन ए हाउस बोट एट डल लेक। State Bank of India has opened a floating ATM on houseboat at Dal Lake in Jammu and Kashmir, Srinagar, for the convenience of locals and tourists. The floating ATM was inaugurated by SBI Chairman Dinesh Kumar Khara is the right answer.
तो हाउस बोट जो है, भारतीय स्टेट बैंक ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर फ्लोटिंग एटीएम खोला है। तो इंपॉर्टेंट है, किस बैंक ने खोला है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। कहां पर खोला है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर एक फ्लोटिंग एटीएम खोला है। फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट एसबीआई हैज लॉन्च्ड a floating ATM as a back in 2004, the bank took this initiative in Kerala. The SBI installed a floating ATM in Jhankayach, which operates between Ernakulam and Vizag region, owned by Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation. तो एसबीआई ने पहली बार 2004 में केरल में फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था और एसबीआई ने झंकार नौका में एक फ्लोटिंग एटीएम स्थापित किया जो केरल शिपिंग और इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाले एर्नाकुलम और वायपेन क्षेत्र के बीच संचालित है। तो याद रखिएगा, इससे पहले फर्स्ट टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहां पे खोला था? ये खोला था केरल में। और कब खोला था? तो 2004 में खोला था। फर्स्ट फ्लोटिंग एटीएम 2004 में खोला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और कहां पे? केरल में खोला था। बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज एक्वायरिंग द इंडियन डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइडर बिलडेस्क? तो कौन सी कंपनी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का अधिग्रहण कर रही है? कौन सी कंपनी पूछा गया है। तो कौन सी कर रही है? पेयू। Netherlands-based Prosus NV has announced to acquire the Indian digital payment provider Billdesk and merge it with its own fintech service business PayU. The size of the deal is $4.7 billion. तो नीदरलैंड स्थित प्रोसेस एनवी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का अधिग्रहण करने और इसे अपने स्वयं के फिनटेक सेवा व्यवसाय पेयू के साथ विलय करने की घोषणा की है। और ये 4.7 अरब डॉलर का सौदा है। कितने का है? 4.7 अरब डॉलर। ये अधिग्रहण जो है, द एक्विजिशन विल मेक द कंबाइंड एंटिटी ऑफ पेयू एंड बिलडेस्क एज द लीडिंग ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइडर्स ग्लोबली एंड इन इंडिया बाय टोटल पेमेंट वॉल्यूम। तो ये अधिग्रहण पेयू और बिलडेस्क की संयुक्त इकाई और वैश्विक स्तर पर और भारत में कुल टोटल पेमेंट वैल्यू, कुल भुगतान मात्रा द्वारा अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाता बनेगा। तो किसने किया है? बिलडेस्क का अधिग्रहण करने के लिए इसे अपने स्वयं के फिनटेक सेवा व्यवसाय पेयू के साथ विलय करने की घोषणा की है नीदरलैंड स्थित प्रोसेस एनवी ने। और ये कितने का है? ये जो डील है कितने की है? 4.7 बिलियन डॉलर की डील है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ट्रांजैक्शन इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। This acquisition will also raise Prosus investment into India to $10 billion, which has so far invested $6 billion in the इंडियन टेक इकोसिस्टम। तो ये अधिग्रहण भारत में प्रोसेस के निवेश को भी 10 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा, जिसने अब तक भारतीय तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में 6 अरब डॉलर का निवेश किया है। प्रोसेस एनवी इज द ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड। बात करें पेयू की, तो पेयू के सीईओ कौन है? लॉरेंट लेमोल और फाउंडेड इन 2006। बिलडेस्क फाउंडर्स एम श्रीनिवासु एंड अजय कौशल एंड कार्तिक गणपति जो है बिलडेस्क के फाउंडर हैं और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, फाउंडेड इन 29 मार्च 2000। तो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेयू और बिलडेस्क के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर मूडीज। तो मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? मूडीज के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? क्या है इसके अकॉर्डिंग? 9.6% इज द राइट आंसर।
Moody's Investor Service has retained India's growth forecast for the calendar year 2021 at 9.6% in its August update Global Macro Outlook 2021 report. The GDP growth forecast for calendar year 2022 is retained at 7%. तो जो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है इसने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक की 2021-22 रिपोर्ट के अगस्त अपडेट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 9.6% पर बरकरार रखा है और कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है अकॉर्डिंग टू मूडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माई पैड माई राइट। तो निर्मला सीतारमण ने भारत के किस राज्य में माई पैड माई राइट नामक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? त्रिपुरा में किया है। In Tripura, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has inaugurated a project called My Pad My Right, initiated by NABARD and NAB Foundation at Kila Village in Gomti district on the second and concluding day of her visit to state. तो त्रिपुरा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य की अपनी यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन गोमती जिले के किला गांव में नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोजेक्ट एम्स टू ब्रिंग लिवलीहुड एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्लोजर टू रूरल वुमेन बाय वे ऑफ ग्रैंड वेज सपोर्ट एंड कैपिटल इक्विपमेंट। Next point, the Union Minister also flagged off the mobile ATM van of Tripura State Cooperative Bank Limited, which will cover all Gram Panchayat and village committees of South Tripura district. तो केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मोबाइल एटीएम वैन को भी हरी झंडी दिखाई है, जो दक्षिण त्रिपुरा जिले की सभी ग्राम पंचायतों और ग्राम समितियों को कवर करेगी। बात करें त्रिपुरा की तो सीएम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोन पे हैज रिसेंटली रिसीव्ड विच ऑफ दीज लाइसेंस फ्रॉम IRDAI टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेसेस। तो फोन पे ने हाल ही में IRDAI से बीमा व्यवसाय करने के लिए इनमें से कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है? तो फोन पे ने कौन सा लाइसेंस प्राप्त किया है IRDAI से? वो किया है डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। कौन सा किया है? डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फोन पे ने किया है IRDAI से लाइसेंस प्राप्त। किस लिए किया है? तो बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए। Flipkart owned digital payment platform PhonePe has received an insurance broking license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI. This means that with the new direct broking license, PhonePe can now distribute insurance products from all insurance companies in India on its platform. तो फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोन पे को IRDAI से ब्रोकिंग बीमा लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि नए डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस के साथ फोन पे अब भारत में सभी बीमा कंपनियों के बीमा प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर वितरित कर सकता है। कौन कर सकता है? फोन पे कर सकता है। और IRDAI से फोन पे ने डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। Next, earlier in January 2020, PhonePe entered the insurtech sector, but with a limited insurance corporate agent license, with restricted it to partnered with only 3 insurance companies per category. तो फोनपे ने इससे पहले जनवरी 2020 में बीमा क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन एक सीमित बीमा कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस के साथ इसे प्रति श्रेणी केवल 3 बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। बात करें फोन पे की, तो फोन पे के सीईओ है समीर निगम। हेडक्वार्टर है फोन पे का बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी। यानी कि तो हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने शुरू किया है? रुपे ने शुरू किया है द हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन।
RuPay has launched a strategic campaign titled #Follow Payment Distancing to promote and encourage contactless payment among customers due to COVID-19. Customers have been following several norms and measures to stay safe by following healthy habits, self-care routines and social distancing. तो रूपे ने कस्टमर्स के बीच कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए #फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक रणनीतिक अभियान शुरू किया है और कोविड-19 के कारण ग्राहक स्वस्थ आदतों और स्वस्थ देखभाल दिनचर्या और सामाजिक दूरी का पालन करके सुरक्षित रहने के लिए कई मानदंडों और उपायों का पालन कर रहे हैं। RuPay #Follow Payment Distancing campaign encourage consumers to start payment distancing and switch to contactless digital payments with RuPay contactless card, which is safe as well as time conserving. Contactless payment allow merchants to offer their consumers a safer, cleaner way to pay, reduce long queues at checkout counters and more control over physical space during this tough time. The campaign aims to educate both the merchants and consumers about the benefit of using contactless payment during these अपसेंडेड सिचुएशंस। तो जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है व्यापारियों को अपने उपभोक्ताओं को भुगतान करने का एक सुरक्षित स्वस्थ तरीका प्रदान करने और चेकआउट काउंटरों पर लंबी जो कतारें हैं उनको कम करने और इस कठिन समय के दौरान भौतिक स्थान पर अधिकतर नियंत्रण प्रदान करने की अनुमति देता है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को इन अभूतपूर्व स्थितियों के दौरान कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का उपयोग करने के लाभों के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एशिया HSBC एशिया के पूछा गया है इसमें। हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC एशिया के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार, जो पूर्व SBI चेयरमैन है रजनीश कुमार, उन्हें नियुक्त किया गया है। The former SBI chairman Rajneesh Kumar has been appointed as an independent director of the HSBC Asia entity on August 30, 2021. तो रजनीश कुमार जो SBI के पूर्व चेयरमैन हैं उनको HSBC एशिया का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो उसमें अपॉइंट किया गया है अगस्त 30, 2021 से। नेक्स्ट है, he has also been appointed as a member of audit committee and risk committee of the company. Rajneesh Kumar is also currently director of India's Lighthouse Community Foundation and independent director of L&T Infotech, Larsen Turbo Infotech, and senior advisor of Bearing Private Equity Asia Private Limited in Singapore and an advisor of Kotak Investment Advisors Limited in Mumbai. HSBC की बात करें तो HSBC के CEO है पीटर वॉन्ग, फाउंडर इन थॉमस सुदरलैंड और फाउंडेड इन मार्च 1865। HSBC की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आनंद मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आनंद मोबाइल ऐप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। The Life Insurance Corporation has launched a mobile application on its digital paperless solution, Ananda for LIC agents. Ananda stands for Atmanirbhar Agent New Business Digital Application. क्या है आनंदा का फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। The Ananda mobile app was launched by LIC chairperson M.R. Kumar through video conferencing. The Ananda digital application was launched in November 2020 for LIC agents and intermediaries, or with mobile app in place, use level Ananda among the agents intermediaries will go up and help LIC take the new business fortuners to bigger heights. The Ananda tools enables LIC agents to register new LIC policies from the comfort of their homes. It is built on a paperless KYC process using Aadhaar-based e-authentication of the live proposed. बात करें LIC की, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन
1 सितंबर 1956 और एलआईसी के चेयरमैन है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the enhanced maximum per transaction limit for online fund transfer under the Indo-Nepal Remittance Facility Scheme as per RBI? तो भारतीय नेपाल विप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन निधि हस्तांतरण के लिए आरबीआई के अनुसार प्रति लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर ऑनलाइन फंड ट्रांसफर अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम एज पर आरबीआई? तो क्या है अधिकतम सीमा? वो है 2 लाख रुपीज। 2 लाख इज द राइट आंसर। तो आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम फ्रॉम 50,000 per transaction to rupees 2 lakh per transaction. Earlier there was ceiling limit of 12 transaction in a year. तो आरबीआई ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत जो है मनी ट्रांजैक्शन की सीमा 50,000 रुपये प्रति लेन देन से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख रुपए कर दी है। पहले कितनी थी? 50,000 रुपये, अब कर दी है 2 लाख रुपये। Now this limit has also been removed, however, for cash-based transfer under the Indo-Nepal Remittance Facility, the per transaction limit of rupees 50,000 will still be present with a maximum number of transfers in a year allowed at 12. तो पहले एक साल में 12 लेन देन की अधिकतम सीमा थी, अब यह सीमा भी हटा दी गई है। हालांकि भारत नेपाल प्रेषण सुविधा के तहत नकद आधारित हस्तांतरण के लिए 50,000 रुपये की प्रति लेन देन की सीमा अभी भी एक वर्ष में अधिकतम 12 स्थानांतरण के साथ मौजूद रहेगी। इट इज मैनेज्ड बाय एसबीआई इन इंडिया एंड नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड इन नेपाल। तो इसे भारत में एसबीआई और नेपाल में एसबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेंद्र दवे हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? तो हितेंद्र दवे को किस बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसका किया गया है? एचएसबीसी इंडिया का किया गया है। The RBI has approved the appointment of Hitendra Dave as the CEO of HSBC Bank India. तो उन्हें HSBC बैंक इंडिया के CEO नियुक्त किया गया है, हितेंद्र दवे को। RBI has accorded the approval for a period of 3 years with effect from October 24, 2021. In June 2021, HSBC had announced the appointment of Hitendra Dave as the CEO of HSBC India. तो आरबीआई ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है और जून 2021 में एचएसबीसी ने हितेंद्र दवे को एचएसबीसी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। एचएसबीसी की बात करें तो एचएसबीसी बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंडेड इन 1853। एचएसबीसी बैंक इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Carol Furtado has recently been named as the interim CEO of which bank? तो कैरल फर्टाडो को हाल ही में किस बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसके किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। Ujjivan Small Finance Bank has named Carol Furtado as the interim CEO of bank after the whole-time CEO Nitin Chugh resigned recently. She has also been appointed as the officer on a special duty of the bank. तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में पूर्णकालिक सीईओ नितिन चुग को इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टाडो को बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नामित किया है। उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फर्टाडो इज करेंटली सर्विंग एज द सीईओ ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, द होल्डिंग कंपनी ऑफ द बैंक। द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो कैरल फर्टाडो हैं वो वर्तमान में बैंक की होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की सीईओ के रूप में कार्यरत है। उनकी नियुक्ति आरबीआई के अनुमोदन के अधीन भी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, फाउंडर है समित घोष, फाउंडेड इन 28 of December 2004 regarding the उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द फैमिली पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयड टू व्हाट परसेंट ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन। तो भारत सरकार ने बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी दी है? 30%। Central government has approved the Indian Bank Association's proposal to increase the family pension at to 30% of the last salary drawn. The immediate benefit of this approval will be an increase of 30,000 to 35,000 in the family pension of public sector bank employees for a maximum of 9,284 per month, depending on the last drawn salary of the deceased bank employee. तो इस अनुमोदन का तत्कालिक लाभ मृत बैंक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में अधिकतम 9,284 प्रति माह से 30,000 से 35,000 की वृद्धि होगी। The other big announcement is an increase in the employer bank's contribution to the pension fund of employees under the NPS National Pension System from the existing 10% to 14%. Approximately 60% of public sector bank employees are covered under NPS. इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करें तो चेयरमैन है राजकिरण राय जी, सीईओ सुनील मेहता, हेडक्वार्टर है मुंबई और फाउंडेड इन 26 सितंबर 1946। ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग द आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन सिस्टम नाउ। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश करने के लिए अभी पात्रता की आयु क्या है? तो क्या है? 18 से 70 वर्ष है। The Pension Fund Regulatory and Development Authority has increased the entry age for the National Pension System from 65 years to 70 years. Earlier, the eligible age to invest in NPS was 18-65 years, which has now been revised to 18 to 70 years. तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी है और पहले एनपीएस में निवेश करने की पात्र आयु 18 से 65 वर्ष, इसे अब संशोधित करके 18 से 70 वर्ष कर दिया है। As per the revised norms, any Indian citizen, residents and non-residents and overseas citizen of India between the age of 65 to 70 years can join NPS and continue or defer their NPS account up to the age of 75 years. If a person joins NPS after 65 years, then the normal exit shall be after 3 years. Exit before 3 years will be considered premature exit. There is also a limit on the amount that can be exposed to the equity in case the NPS is open after 65 years. The maximum equity exposure is 15% and 50% under auto and active choice respectively. तो यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष के बाद एनपीएस में शामिल होता है तो सामान्य निकास, यानी कि सामान्य निकास को बोलेंगे नॉर्मल एग्जिट से, वो 3 वर्ष के बाद होगा और 3 साल से पहले बाहर निकलने का समय पूर्व निकास माना जाएगा और एनपीएस के 65 साल बाद खुले होने की स्थिति में इक्विटी में निवेश इन्वेस्टमेंट की जाने वाली राशि की भी एक सीमा है और ऑटो और एक्टिव चॉइस के तहत अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर 15% और 50% है। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंक्लूड द बेनिफिशियरी ऑफ विच स्कीम फ्रॉम टियर 1 एंड टियर 2 सेंटर्स अंडर पीआईडीएफ स्कीम। तो आरबीआई ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना के तहत टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? तो किसके की है? क्या क्वेश्चन में सही आंसर है? वो है पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम। The RBI has announced to include street vendors of tier 1 and tier 2 centers identified as a part of PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi यानी कि PM स्वनिधि स्कीम as beneficiary under the Payment Infrastructure Development Fund PIDF स्कीम। तो आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF योजना के तहत
लाभार्थियों के रूप में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल करने की घोषणा की है। Payment Infrastructure Development Fund scheme was launched by RBI to encourage deployment of point-of-sale infrastructure, both physical and digital modes, to in Tier 3 to Tier 6 centers and northeastern states. So now RBI has physically allowed street vendors of Tier 1 and Tier 2 centers to be a part of PIDF scheme. The street vendor in Tier 3 or Tier 6 center will continue to be covered under the scheme by default. PIDF presently has a corpus of rupees 345 करोड़। तो अब आरबीआई ने विशेष रूप से टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना का हिस्सा बनने की अनुमति दी है और टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को योजना के तहत डिफॉल्ट रूप से कवर किया जाता रहेगा। पीआईडीएफ के पास वर्तमान में 345 करोड़ रुपए के कॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टॉप्ड द ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड्स 2021 ईज 3.0 अवार्ड्स। तो ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण has unveiled the 4th edition of the Public Sector Banks Reforms Agenda Ease 4.0 for 21-22। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया है। द मेजर थीम for Ease 4.0 technology enable simplified and collaborative banking. Ease stands for enhanced access and service excellence. Ease का क्या फुल फॉर्म है? Enhanced access and service excellence. तो इसका थीम क्या है? Ease 4.0 का इसका थीम है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, सिंप्लीफाइड और कोलैबोरेटिव बैंकिंग यानी कि प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग। और ईज का मीनिंग है, ईज का फुल फॉर्म है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। Ease 4.0 aims to further the agenda of customer-centric digital transformation and deeply embed digital and data into PSB's way of working. तो ईज 4.0 का उद्देश्य ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डेटा को गहराई से एम्बेडेड करना है। इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव अंडर ईज 4.0 क्या है? स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, न्यू एज 24/7 बैंकिंग फॉर रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव banking for synergistic outcomes, tech-enabled ease of banking, institutionalizing prudent banking, governance and outcome-centric HR. Next question है, RBI has approved the appointment of Sandeep Bakshi as the MD CEO of Which Bank? तो RBI ने किस बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ICICI बैंक। The RBI has approved the reappointment of Sandeep Bakshi as the MD and CEO of ICICI Bank. This will be with effect from October 15, 2021 till October 3, 2023. तो संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है, MD एंड CEO के रूप में। किस बैंक के? ICICI बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। The shareholders at the annual general meeting held August 9, 2019 had already approved the appointment of Mr. Bakshi for a period effective from October 15, 2018 up to October 3, 2023. तो 9 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक एनुअल जनरल मीटिंग में शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए श्री संदीप बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। ICICI बैंक की बात करें
तो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। किसका है ये? आईसीआईसी बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ टोकनाइजेशन टू कंज्यूमर डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेयरेबल्स, आईओटी डिवाइसेस एक्सेट्रा। The ultimate responsibility for the card tokenization services is rendered with dash। तो आरबीआई ने लैपटॉप, डेस्कटॉप, वेयरेबल्स, आईओटी डिवाइस आदि सब उपभोक्ता उपकरणों के लिए टोकनाइजेशन का दायरा बढ़ा दिया है। कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की अंतिम जिम्मेदारी डैश के साथ प्रदान की जाती है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑथोराइज्ड कार्ड पेमेंट नेटवर्क के साथ ये प्रदान की जाती है। In 2019, RBI had permitted authorized card payment network to offer card tokenization services to any token requesters, third-party approved providers through mobile phones and tablets. Now, RBI extend the scope of tokenization to include consumer services, laptop, desktop, wearable, wristwatch, band, etc., Internet of Things devices, etc. The permission of tokenization extend the various channel, example NFC or MST based contactless transactions and app payment, QR code based payments और token storage mechanism जिसमें क्या है क्लाउड, सिक्योर एलिमेंट, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस रेंडर्स रेस्ट विद द ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12% क्लब ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच फिनटेक फर्म। तो किस फिनटेक फर्म द्वारा 12% क्लब ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया है? यह है भारत पे के द्वारा। भारत पे सही आंसर है। तो भारत पे हैज लॉन्च्ड ए 12% क्लब ऐप दैट विल अलाउ कंज्यूमर to invest and earn up to 12% annual interest borrower at a similar rate. BharatPe has partnered with Lending Club for this app and lending arrangement. बात करें भारत पे की तो सीईओ भारत पे के हैं अश्नीर ग्रोवर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फाउंडेड इन 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज अनाउंस्ड टू सेट अप अ 5-member कमिटी to scrutinize application and give recommendation on new umbrella entity license. Who will head this committee? तो आरबीआई ने आवेदनों की जांच करने और न्यू अम्ब्रेला एंटिटी लाइसेंस पर सिफारिशें देने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? पी वासुदेवन इज द राइट आंसर। The RBI will set up a committee, scrutinize application and give recommendation on new umbrella entity license. The 5-member committee will be headed by Sri P. Vasudevan. The committee will be responsible for looking into several aspects of NUE from the macroeconomic impact of such a step. The scrutiny risks the committee recommendation will be taken into consideration before tolling out the license. Next point है NUEs will establish their own payment infrastructure to compete with the National Payment Corporation of India (NPCI). The government hopes to build settlement system similar to the Unified Payment Interface with the NUEs. तो NUE और NPCI के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपना स्वयं का भुगतान बुनियादी ढांचा स्थापित करेंगे और सरकार NUE के साथ UPI के समान एक भुगतान प्रणाली बनाने की उम्मीद करती है। The system will be focused on a small and medium enterprises, merchants and consumers. The RBI had in August 2020 issued guidelines for creating for profits NUEs. RBI की बात करें तो गवर्नर शक्तिकांत दास, मुंबई हेडक्वार्टर एंड फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है What value of monetary penalty has been imposed by RBI on Axis Bank for violation of certain provisions of the KYC norms? तो अपने ग्राहकों को जाने यानी कि KYC मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर आरबीआई द्वारा मौद्रिक दंड का कितना मूल्य लगाया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो लगाया गया है ₹25 लाख।
तो RBI has imposed a monetary penalty of ₹25 lakh on Axis Bank for violating certain provisions of Know Your Customers norms on September 1st, 2021। तो RBI ने 1 सितंबर 2021 को अपने ग्राहक को यानी कि KYC नो योर कस्टमर्स मानदंडों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो क्यों लगाया है? तो KYC के जो कुछ नियम है, कुछ प्रावधान है, उनका उल्लंघन करने के लिए एक्सिस बैंक पर RBI ने 25 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI has carried out scrutiny during February 2020 and March 2020 in a customer account maintained with the bank, where it was observed that the bank failed to comply with the KYC norms. As a result, the banking regulator issued the notice that Axis Bank did not comply with RBI KYC Direction 2016। तो RBI ने फरवरी 2020 और मार्च 2020 के दौरान बैंक में रखे गए एक ग्राहक खाते में जांच की, जहां यह देखा गया कि बैंक KYC मानदंडों का पालन करने में विफल रहा है। नतीजन बैंकिंग नियामक ने नोटिस जारी किया कि एक्सिस बैंक ने RBI KYC निर्देश 2016 का पालन नहीं किया है। एक्सिस बैंक के MD है अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993 इन अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, सितंबर का पार्ट 2। और आप लोगों के लिए मैं जल्द ही लास्ट 6 मंथ, अप्रैल से सितंबर तक का लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो लेके आऊंगी 10 सितंबर को, जो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आपको वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप लोग हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में अदर जो स्टूडेंट्स हैं और अदर जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको जरूर बताइए, जिससे वो लोग तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।